हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो TRE 1.0 और TRE 2 के आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पी लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जे एंड्रयू। अगला को एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दिए गए विकल्पों में से एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड आदि और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपरोक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, ये BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 6 to 8 में आया हुआ है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। अरुण आसफ अली, C राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जगजीवन राम। क्या थे अस्थायी सरकार में? श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, C राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो 10 से 15% था। इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। और देखिए, BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 6 to 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी
प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची एवं नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। B, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य अवस्था स्थापित करता है। C, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षितिज नहीं है। तो इसका आंसर होगा A। देखिए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। सत्य है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरची की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? आर्टिकल 110 कोष्टक 1, आर्टिकल 122 कोष्टक 2, अनुच्छेद 120 कोष्टक 1। D, A और B दोनों। इसका आंसर होगा C, अनुच्छेद 120 कोष्टक 1। देखिए आप एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 कोष्टक 1 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 110 कोष्टक 1 का संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122 कोष्टक 2 का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक। तो इसका आंसर होगा C। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर होगा C। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को
समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है। कब बना? 1974 में, 1975 में, 1976 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1975 में। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्रित करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है: व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मूल अधिकार राज्य के नीतिशक तत्व और मूल कर्तव्य, इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए आप। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? देखिए, किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 कोष्टक 3 में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रावधान, प्रोविजनल और रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। देखिए,
कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, तो किससे संबंधित है? इसका आर्टिकल 42 मतलब 42। अच्छा देखिए, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो ये होगा आपका 43, आर्टिकल 43। ये देखिए समान सिविल संहिता, देखिए समान सिविल संहिता किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल से? तो 44 से। और फिर राष्ट्रीय महत्व के सम्मान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये होगा आपका आर्टिकल 49 से। अब मिलाइए कोड से। देखिए ए का हमारा 2 था, ठीक, ए का 2, आर्टिकल 42 था ना, तो आर्टिकल इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए सूची 1, सूची 2, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, अनुच्छेद 42, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43, समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49। क्या होगा? आर्टिकल 49। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो देखिए वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बी देखिए वे लोगों के अधिकारों तथा देशों की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी सी, वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न में एक अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1432 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। यह न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। सी देखिए देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और कनाडा से। तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42 से संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अतः दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में से देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नहीं, एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष व विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन देखिए आप, जो पेपर में आए हुए हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 6 to 8 में आए हुए हैं। देखिए, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 800 संसद में सांसदों के लिए 1272 सीटें हैं। कितनी है? 1272 सीटें हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें, 888 सीटें लोकसभा, 384 सीटें राज्यसभा है। भारत की नई संसद का आकार त्रिभुजाकार है जो 64,500 मीटर में फैला है। इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 71 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, तो इसका आंसर है पद्मश्री बिमल पटेल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल को वर्ष 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा उन्होंने ही 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन में 3 प्रवेश भवन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।